डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की। तो आज की जो टॉपिक है वो है पुंकेसर, लघु बीजोड़धानी तथा परागकण। यानी इन तीन टॉपिक को आज हम लोग एक ही वीडियो में सम्मिलित करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लगभग 30 मिनट तक की आपकी वीडियो होगी और इसमें हम लोग एक एक करके पूरे, कल हमने आपको बताया था कि निषेचन से पूर्व घटनाओं में क्या क्या होता है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि निषेचन से पूर्व घटनाओं में जो चीज़ें होती हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का विकसित होना और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का विकसित होना। यानी दोनों के आर्गन का विकसित होना और स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होना, ये पूर्व निषेचन की घटनाओं में सम्मिलित होता है। उसके बाद निषेचन होता है, यानी दोनों के स्पर्म और ओवा को मिलने की घटना को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद उससे फल बनना या बच्चे का फॉर्मेशन होना, इस घटना को हम क्या कहते हैं? पश्चात निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। तीन सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज की जो है उसमें है हम लोग पालन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी पालन ग्रेन का विकास कैसे होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं, उसका विकास कैसे होता है। तो कल मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाया था कि यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। जो चित्र किसका है? तो जिस चित्र में हम लोगों ने कल चर्चा की थी वो चित्र किसका है? परागकोश का। किसका है? परागकोश का है। और परागकोश के नीचे एक डंठल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे डंठल तंतु कहते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि परागकोश में अगर आप गौर से देखेंगे तो परागकोश में देख रहे हैं चार लाइनिंग दिख रही है। एक लाइनिंग ये वाली ऊपर वाला कच्छक है, फिर नीचे वाला कच्छक है, और ऊपर वाले कच्छक से बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटा गया है। डबल लाइनिंग यहाँ पे यही प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब कि जब हम इसका टीएस काटते हैं, इसको यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है, जिस संरचना में चार कच्छक पाए जाते हैं। एक कच्छक, दो कच्छक, तीन कच्छक और चार कच्छक। और ये चारों कच्छक में क्या पाए जाते हैं? इन्हें चारों कच्छक को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा होता है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो कह रहा है चित्र में आपने जो देखा है, विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में पुंकेसर विभक्त है? दो भागों में विभक्त होता है। पहले भाग को क्या कहते हैं? इसमें लंबा, जो लंबा वाला तंतु लगा है, लंबा एवं पतला डंठल तंतु, जिसे फिलामेंट कहलाता है। कह रहा है जो लंबा वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? तंतु, डंठल तंतु या तो फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। तथा अंतिम सिरा जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं? द्विपालिक संरचना दिखती है, जिसे परागकोश कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखलाया था। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों में एक एक पुंकेसर एकत्रित करें, 10 अलग अलग प्रजाति के पुष्प को, पुंकेसर को एकत्रित करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। यह विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन करते हैं तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक द्वि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। कह रहा है अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक कैसा होता है? द्विपालित होता है, यानी दो पाली का बना होता है। एक पाली ये रही और एक पाली ऐसी रही। ऐसे ही तो आपका डायग्राम दिख रहा है। तो दो पाली का बना होता है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। एक पाली ये तो हो गई दो पालित का बना हुआ, ऊपर से भी एक चीरा लगा हुआ, यानी इसके अंदर भी दो कोष्ठक पाए जाते हैं, कच्छक पाए जाते हैं, को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट यानी टीएस सेक्शन के विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजनों को समझें। एक एक करके उनके बारे में समझते हैं। एक प्रकार एक प्रया प्र, एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोशों के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती हैं। परागकोश एक चार दिशी यानी चतुष्कोणी, यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हो चार कोण बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक कच्छक इधर जा रहा है, एक कच्छक इधर, एक कच्छक इधर, एक इधर, और चारों जाकर के चार कोष्ठक बना रहे हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में इंगित कर रहा है। तो कहाँ गया? हाँ,
इसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी, चारों कोनों पर एक छोटी छोटी बीजाणुधानी बनी हुई हैं जिसमें समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर के पराग पुट्टी यानी पॉलन सेक्स बन जाती हैं। क्या किसका फॉर्मेशन करती हैं? पॉलन सेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे पराग पुट्टी कहते हैं, यानी इसी के अंदर पॉलन ग्रेन रहेगा। यह लंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों में ठसाठस परागकण से ठसाठस भरे रहते हैं। अब जैसे आपने मटर की फली देखा होगा, तो मटर की फली में क्या होता है कि ये एक फली है और इस फली के अंदर एक क्या होता है, पतले तंतु लगे होते हैं, जिस तंतु के ऊपर छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, दाने फिलअप किए होते हैं, दाने भरे रहते हैं। उसी तरह से जो यहाँ पे पॉलन सेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पॉलन सेक्स के अंदर, पॉलन के पाउच के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, जिसकी नंबर आप संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। क्लियर? तो उसी तरह से लेकिन आपके मटर के दाने में तो एक पैटर्न पे दाना भरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलन सेक्स बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन वो इतना ज़्यादा होते हैं कि एकदम ठूसे रहते हैं, जैसे कि भूसा भरा हो। लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। इस संरचना का अगर जब टीएस सेक्शन काटा जाता है तो संरचना आपके एनसीईआरटी बुक में नीचे डायग्राम में दिया गया है, तो संरचना के बारे में समझेंगे। यह अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा से लगभग गोलाई में प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? लगभग गोली, पूरी तरह से गोल नहीं होती, लगभग गोली लगती है, जैसे कि अंडाकार होती है, एक तरह से कह सकते हैं अंडाकार संरचना नजर आती है। यह सामान्यतः चार भित्ति परतों से आवृत होती हैं। इसमें कितनी भित्ति परतें पाई जाती हैं, यानी इसकी दीवार की कितनी परतें होती? तो इसकी दीवार की चार परतें होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी दीवार की टोटल परतों की संख्या कितनी होती है? चार होती है, और चारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, एपिडर्मिस, सबसे ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, जिसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम को अंतस्थीसियम कहते हैं। मध्य परत तथा टेप्टम, बाहर की ओर की तीन परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं। कह रहा बाहर से जो तीन परतें लगी हैं, इनका काम होता है कि संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तथा परागकोश के संपुटन, संपुटन मतलब होता फूट करके बिखर जाना, तो परागकोश के फूट के बिखरने में मदद कर परागकण अवमुक्त कराती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है, जो सबसे अंदर की परत होती है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर बाह्य त्वचा, फिर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद आपका क्या है, मध्य परत है, उसके बाद टेप्टम है। सबसे अंदर की परत जो होती है उसका नाम क्या होता है? टेप्टम लेयर होता है। और टेप्टम लेयर से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं एक नंबर के, कि टेप्टम लेयर कहाँ पाई जाती है, टेप्टम का काम क्या होता है, तो इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। इसका काम क्या होता है? टेप्टम का काम, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, यानी जो अंदर ये नली है, एक पाउच के अंदर जो परागकण विकसित हो रहे हैं, उस परागकण को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? टेप्टम लेयर करती है, यानी उसको ताकत देने का या पोषण देने का काम कौन करता है? टेप्टम मेम्ब्रेन करती है। याद रखिएगा, टेप्टम का काम क्या होता है? परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेप्टम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य, जीवद्रव्य आप जानते हैं साइटोप्लाज्म, और जीवद्रव्य के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जीवद्रव्य को हक्सले नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी अगर जीवद्रव्य है तो आपका जीवन है, वरना आप सजीव होते हुए भी निर्जीव हैं, आप में जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो कह रहा टेप्टम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं, यानी इसमें जीवद्रव्य की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और समानता एक से अधिक। अब यहाँ पे देखिए इसका एक सेकेंड आप वेट करिए, बता रहा हूँ। एक सेकेंड बस। ये रही टेप्टम की मेम्ब्रेन। तो टेप्टम मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए चारों लेयर आपको दिखाई पड़ रही, जो हमने चार लेयर की बात की थी, तो चारों लेयर आपकी दिखाई पड़ रही। टेप्टम लेयर की बात हो रही सबसे ज़्यादा, तो टेप्टम लेयर आप देखिए कहाँ है? सबसे अंदर है।
और टेप्टम लेयर का टीएस भी यहाँ पे देखिए काट करके दिखाया जा रहा है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या है, अंतस्त्वचा है, यानी इसे एपिडर्मिस कहते हैं इंग्लिश में। उसके नीचे है अंतस्थीसियम है, अंतस्थीसियम आपको दिख रहा है। सेकंड लेयर क्या है, अंतस्थीसियम है। और उसके बाद उसके नीचे चले जाते हैं, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे मध्य परत कहते हैं, मीजोडर्म लेयर कहा जाता है। तो मध्य परत किसकी है, एक किसकी है, मध्य परत लेयर है, मीजोडर्म कहते हैं। उसके बाद लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिकाएं, इसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन मदर सेल है जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये जो रेडिश रेडिश दिख रहे हैं इनका काम होता है कि पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में सहायता करते हैं। और उन्हीं के ऊपर लगी हुई एक कोशिका दिख रही है जिस सेल का नाम क्या होता है, टेप्टम लेयर है। और इसी टेप्टम लेयर ही इस सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो टेप्टम लेयर का काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से बहुत ज़्यादा भरा होता है। देखिए हेक्सागोनल सेल लगभग है, नियर अबाउट पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल है। और इनका काम होता है कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। और यही साइटोप्लाज्म इस सेल को दे करके जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन्हीं को दे करके ऊर्जा की पूर्ति कराते हैं जिससे पॉलन ग्रेन का विकास होता है। क्लियर। अब इसका एक टीएस सेक्शन पूरे सेल का देखिए, तो यहाँ पे एक एक लेयर को सबको अलग अलग कलर से दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सभी पॉलन ग्रेन आपके भरे हुए हैं। 4 कक्षक हैं, एक कक्षक इधर रहा, एक कक्षक इधर के, एक इधर, तो चारों कक्षक हैं। और यहाँ पे अंदर भरे हुए कौन है, पराग कण है। तो इसका डायग्राम आपको बनाना होगा, लेकिन जब नोट्स आपको बताए जाएंगे तो उसमें डायग्राम आपको बताया जाएगा। और डायग्राम कैसे बनाना होगा, लिखना होगा, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रकों से युक्त होती, टेप्टम लेयर की बात हो रही थी। यही टेप्टम लेयर देखिए अनेक प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। जितनी छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं में केंद्रक हैं। और यही बाद में डेवलप करके क्या बनाएंगे, तो अभी इनका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन मदर सेल है। बाद में यही विकसित होकर के क्या बनाएंगी, पराग कण का फॉर्मेशन करती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यह टेप्टम कोशिका द्विकेंद्रकी बन जाती। कह रहा है आप इसके बारे में विचार करिए कि कैसे यह जो टेप्टम की कोशिका है इसमें 2 केंद्रक कहाँ से आ जाते हैं और ये 2 केंद्रकी बनती कैसे, इसके बारे में आपको विचार करना है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, कह रहा है जब परागकोश विकसित नहीं हो पाता है, अपरिपक्व ही है, तैयार नहीं है, तब इसे सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अब लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन, देखिए यहाँ पे आपने क्लास 11th में पढ़ा है दोनों चीज़ों को, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उनके जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में उसे क्या कहते हैं, समान विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री इसीलिए नाम रखा जाता है कि उसके केंद्रक में क्रोमोसोम नंबर में कोई भी घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में जब होता है, जिसे मियासिस कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और हमारी कोशिकाएं, जो भी कोशिकाएं इसमें विकसित होती हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जहाँ पेयर में क्रोमोसोम पाए जाने थे वहाँ पे वो सिंगल हो जाते हैं। और आप जानते हैं जब किसी सेल में के अंदर क्रोमोसोम सिंगल पाया जाता है तो उसे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। और जिसमें दोनों क्रोमोसोम, जोड़े में क्रोमोसोम पाया जाता है, उसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। कह रहा है विभाजन द्वारा सूक्ष्म जीवाणु चतुष्ट बनाती हैं। चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी, जैसा कि बीजाणुजन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। कह रहा है प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क या चतुष्क कहते हैं। जैसा ही परागकोश परिपक्व एवं
स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। अब बात करते हैं परागकण क्या होता है। परागकण के बारे में पढ़ते हैं। परागकण क्या होता है, प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, परागकण बताइए, परागकण के बारे में बताइए। तो चलिए परागकण के बारे में देखते हैं। नर युग्मकोद्भिद कह रहा है, नर युग्मकोद्भिद यानी नर के युग्मक अंग, जो युग्मक अंग है या सेक्सुअल ऑर्गन जो है का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? परागकण। परागकण नर के यानी जो पुरुष हिस्सा होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोशों को छूते हैं तो आप उनकी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। यानी गुड़हल के जब आप परागकण को छूते हैं, उसको अपने हाथ पे ऐसे रखिए तो वहाँ पे पीले पीले वहाँ पे आपके छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग और बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार यानी गोलीय होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को वाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन, अब यही आपको याद रखना है, स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल होता है जो इसके परागकण के ऊपर पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, परागकण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है, याद करिए यहाँ पे देखिए, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके, यानी स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके, जिससे आप किसी भी स्पर्म के किसी भी पॉलन ग्रेन यानी जो प्लांट स्पर्म है उसे आप कहीं जाने से रोक सकते हैं। ऐसा कोई भी केमिकल अभी तैयार नहीं किया गया है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें पराग जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल के प्रतिमानों एवं डिजाइनों की ओर आकर्षण सारणी प्रदर्शित की गई है। आपका क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। कह रहा है परागकण की एक भित्ति तो ऊपर की हो गई जो स्पोरोपोलिनिन से ढकी हुई, अब जो दूसरी भित्ति है जो अंदर की तरफ से उसकी दीवार है उसे क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देखिए ऊपर की जो लेयर है वो किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन से बनी है, और जो अंदर की लेयर है वो किससे बनी? सेलुलोज और पेक्टिन से। और सेलुलोज आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड होता है। आप क्लास 11th में पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूर्णतः डिस्कस कर चुके हैं। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं तथा जनन कोशिकाएं समाहित होती हैं। कह रहा है परागकण के विकास समय उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं जिससे शरीर का निर्माण होता है तथा जनन कोशिकाएं जिससे स्पर्म का निर्माण होता है और ओवा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे चूंकि मेल गैमेटोफाइट है तो इसलिए स्पर्म का निर्माण होगा। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडारण होता है। कह रहा है कायिक कोशिका बहुत बड़ी होती है जिससे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं बड़ी होती हैं और इसमें खाद्य पदार्थ भरे होते हैं तथा विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जनन कोशिका छोटी होती हैं तथा कायिक कोशिका से जीव द्रव्य में कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती हैं। यह तुर्क आकृति, घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। 60% से अधिक आवृत्त बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण से झगड़ते या संगलित होते हैं। शेष
प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों में बढ़ जाते हैं, नर युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी तथा श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। कह रहा अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में एलर्जी तथा श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार जैसे दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाता है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाले गाजर घास, जिसे पार्थेनियम कहते हैं, कह रहा है गेहूं के साथ जब गेहूं आता है तो उसके साथ एक घास आती है जिसे पार्थेनियम कहते हैं, बहुत लंबी घास होती है, कि उपस्थित सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी का कारण है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों टेबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देश में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों या सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों, धावकों, अश्व घोड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। परागकणों जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जनन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार में परागकण की जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्द, लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत जैसे रोजेसी कुल के पौधे, लेगुमिनेसी तथा सोलेनेसी कुल के पौधे जो होते हैं, लेगुमिनेसी जिसमें दलहन के फसलें आती हैं और सोलेनेसी जिसमें आलू, मकोई और बैगन, टमाटर ये सब आते हैं, आदि कुछ सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों में वीर शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास एक बाटल होता है जिसमें वो स्पर्म लेके जाते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। यानी वहाँ पे मेल, चाहे वो भैंसा हो या सांड हो, इनकी उपस्थिति हो या ना हो, वहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। चूँकि स्पर्म इनके पास ऑलरेडी स्टोर होता है और उसी स्पर्म को ले जा करके इजेकुलेट करा देते हैं, और उस पशु में ऐसा मनुष्य में भी किया जाता है, और मनुष्यों में क्या हो जाता है, कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकण को द्रव्य नाइट्रोजन, कह रहा है द्रव नाइट्रोजन, ऐसा नाइट्रोजन होता है जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उनका बाटल होता है, उस बाटल के अंदर का टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर इससे भी कम टेम्परेचर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो स्पर्म वो ख़राब हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाता है और वो फंक्शनल नहीं रह जाता है। इसलिए नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। नाइट्रोजन के द्रव्य लिक्विड होती है, जब वो खोलते हैं तो भाप के रूप में निकलती है, वहाँ पे गैस आप देखे होंगे, तो ये उसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, में कई वर्षों तक भंडारित किया करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों यानी पराग बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। तो ये था पूरा आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या है, तो इसके नाम आप जानते हैं परागकण का विकास कैसे होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा आपका विकसित हो गया, जिसमें आप पुंकेसर पढ़ लिए, लघु बीजांडधानी का विकास कैसे होता है, परागकण का विकास कैसे होता है। इस टॉपिक को आप पूरा एक बार फिर से गौर से धीरे धीरे पढ़िएगा, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। हमने आपको इजीली सब कुछ समझाने की कोशिश की जो इसमें इंक्लूड है। अब आगे की बात अगर कर लें तो आगे की इसमें जो आपका जब डिस्क्रिप्टिव क्लास कराया जाएगा तो उसमें एक एक चीज़ों को फिर से ओपन करके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी आप पढ़े रहेंगे, सभी टर्म से, सभी चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे, और आपको पता है कि आपके पेपर का 90% कोर्स या जो आपका एग्ज़ाम होता है 90% चीज़ें आपके एनसीईआरटी से आती हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना आपको मस्ट है, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।